है एवरीवन, आप सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने और इसे आवाज भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 घंटे से चल रही मीटिंग को सामंत गोयल ने अब डिसमिस कर दिया था, जिनके साथ ही सभी एजेंट कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी, क्योंकि आज उनके सामने कई राज बाहर निकल कर आए थे जिससे वह आज तक अनजान थे। उनके बीच में ही मौजूद एजेंट समीर अग्निहोत्री, जो बाहर निकलते ही किसी को कॉल करते हुए थोड़ा झुझलाया हुआ था। वह बार बार अपने हाथ में पकड़े फोन पर अपनी उंगलियां घुमाता और उसे कान तक ले जाकर वापस से झुझला उठता। तभी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सामंत गोयल बोले, क्या हुआ समीर? हमारे रॉ के सबसे काबिल ऑफिसर के चेहरे पर झुझलाहट? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? अभी सामंत गोयल ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी नजर समीर के फोन स्क्रीन पर चली गई, जिस पर काव्या कोहली की पिक्चर लगी हुई थी। साथ ही डायल नंबर में भी काव्या कोहली का ही नंबर था, जिसे देख सामंत गोयल समीर के जवाब का इंतजार किए बिना ही खुद ही बोल पड़े, गर्लफ्रेंड? आजकल सीक्रेट एजेंट भी एक पब्लिक फिगर को डेट करने लगे हैं। आई लाइक इट। नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। शी जस्ट अ फ्रेंड, समीर ने कहा। ओके, अगर सिर्फ दोस्त है तो उसके कॉल ना रिसीव करने पर इतनी झुझलाहट क्यों है? तभी समीर की बातों पर थोड़ा तंज कसते हुए सामंत गोयल ने कहा, एक्चुअली सर, कल से काव्या का फोन कंटिन्यू ऑफ आ रहा है, बस इसी बात पर थोड़ी टेंशन है। एनीवे सर, हम उस मानव सेठी को अरेस्ट करने कब निकल रहे हैं? बस मेरे बेटे साहिल के एक इशारे का इंतजार है। तब तक हम अपनी पूरी फोर्स तैयार रखते हैं, क्योंकि इस बार मैं कोई गलती नहीं चाहता। सामंत गोयल का इतना कहना था कि समीर ने भी उनकी सहमति में अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। यस सर, इस बार ऐसा ही होगा। तो उधर दूसरी तरफ मुंबई के सेठी विला के किचन में इस वक्त खाना कम बातें ज्यादा पक रही थी, जहां सबकी जुबान पर पिछली रात की बातें थीं। कल रात पहली बार ग्रेट मास्टर के साथ एक लड़की आई थी। मैंने सुना कि पूरी रात दोनों एक ही कमरे में बिताए थे। इतने सालों में कल पहली बार इस विला में लड़की। ग्रेट मास्टर भी आखिर एक मर्द ही हैं, कब तक अकेले रहते हैं? उनकी भी कुछ जरूरतें हैं। लेकिन वो लड़की भी कम ढीठ नहीं है। उसे देखने के बहाने ग्रेट मास्टर के कमरे में साहिबा गई थी, लेकिन वहां वो महारानी अभी तक ठाठ से सो रही थी, जैसे खुद को यहाँ की मालकिन समझती हो। किचन में काम कर रही नौकरानियों के हाथ से ज्यादा उनकी जुबान चल रही थी। तभी एक कड़क आवाज उनके कानों में गूंजी, सेठी विला में जुबान से ज्यादा हाथ चलाने की इजाजत है। जिसकी जुबान जितनी तेज चलेगी उतनी ही जल्दी काट भी दी जाएगी। सामने एक 45 वर्ष की महिला खुद के चेहरे को एक नकाब के पीछे छिपाए खड़ी थी, जिसे देखते ही वहां सभी नौकरानियों की नजरें नीचे झुक गई थी। तभी उनके बीच से ही एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आते हुए बोली, बड़ी मैडम, आप यहाँ? कोई काम था तो हमें बुला लेती। आपने आने की इतनी तकलीफ क्यों की? लेकिन वह नकाब में कैद औरत सामने खड़ी दूसरी औरत से बोली, साहिबा, मैंने सुना है कि पिछली रात मानव सेठी कोठी में कोई लड़की लेकर आया है। जी मैडम, साहिबा ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा। मैंने यह भी सुना है कि मानव ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। उस नकाबपोश औरत का इतना कहना था कि साहिबा एक बार फिर से अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए ही बोली, मैडम, यह हकीकत है या अफवाह? इसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि उस कमरे में जाने के बाद भी मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाई हूँ। जिसे सुन उस औरत ने साहिबा के सामने एक छोटी सी शीशी को बढ़ाते हुए कहा, चाहे वो कोई भी हो, मानव सेठी ने उसे अपनी रानी का दर्जा दिया हो या पटरानी का, लेकिन उसे बच्चा नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में मानव सेठी का वारिस नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। जी मैडम, ऐसा ही होगा। साहिबा ने अपनी नजरों को नीचे झुकाते हुए ही उस शीशी को पकड़ लिया था। तो उधर सेठी विला के ही एक बड़े से रूम में सेंटर में किंग साइज का बेड,
ग्रे एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में दीवारों का रंग, जिन पर टंगे महंगे पेंटिंग्स उस रूम को लग्जूरियस बना रहा था। साथ ही उस रूम की काया और ज्यादा निखर कर तब आई जब रूम में ही अटैच्ड बाथरूम से मानव सेठी सिर्फ एक सफेद तौलिए को अपने कमर में बांधे अंदर दाखिल हुआ। गीले बालों से टपकते पानी की बूंदें जो उसके गले से होते हुए उसके सीने से नीचे लुढ़क रहे थे। मस्कुलर फिट बॉडी, काली व गहरी आंखें जो न जाने कितने राज छिपाए बैठी थीं, लेकिन मानो सेठी को जैसे अपने इस स्मार्टनेस की कोई खबर ही ना हो। शीशे के सामने खुद के बालों को बेरुखी से संवारते हुए अपने कपड़े पहनने लगा था। तभी अचानक से कुछ सोचते हुए उसने बेड पर पड़े रिमोट को उठाया और सामने दीवार पर लगे डिस्प्ले को ऑन कर दिया, जिसके ऑन होते ही दूसरे रूम में बेड पड़ी काव्या नजर आने लगी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक दर्द था, आंखों के कोरों पर आंसुओं का ठहराव जो कभी भी नीचे लुढ़क सकते थे, जिसे अभी मानो देख ही रहा था कि तभी उसके रूम के डोर को किसी ने नॉक कर दिया, जिसे सुन मानो उस डिस्प्ले को ऑफ करते हुए अपने रूम का डोर ओपन किया। सामने वही 6.5 फीट लंबा आदमी खड़ा था, जिसने थोड़ी देर पहले भागती हुई काव्या को वापस से रूम में लेकर आया था, यानी कि मानव सेठी का पर्सनल बॉडीगार्ड जेम्स, जो शक्ल से मानव सेठी का बॉडीगार्ड कम अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाला किसी दरिंदे वनमानुष की तरह था, जिसकी पर्सनालिटी के आगे खुद 6 फीट लंबा मानव सेठी भी उसके सीने तक ही आ पाता था। जैसे मानव सेठी कोई हट्टा कट्टा इंसान नहीं बल्कि एक बौना हो। तो वही उसे अपने डोर के सामने खड़ा देख मानो की भवें ऊपर तन चुकी थी। तभी अपनी भारी आवाज में जेम्स ने कहा, ग्रेट मास्टर, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि थोड़ी देर पहले कोठी के अंदर बड़ी मैडम आई थी। जेम्स के मुंह से यह सुनते ही मानो की तनी हुई भवें अब उतर चुकी थी। तभी वो कुछ सोचते हुए बोला, कोठी में किसी से मिलने आई थी? लेकिन इस वक्त जेम्स की नजरें नीचे थीं, जिसे देख मानो ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगा। जिसे सुनते ही जेम्स भी तुरंत वहां से चला गया था। बड़ी मैडम यानी कि रेशमा ठाकरे, यशवर्धन ठाकरे की बड़ी बहू, जिनके पति यानी कि यशवर्धन ठाकरे के बड़े बेटे को उनकी आंखों के सामने ही मानव सेठी ने काफी बेरहमी से मारा था, क्योंकि उस वक्त मानव सेठी के हाथ उनके पति का अपने ही गैंग वालों के साथ गद्दारी करने का सबूत मिला था। शायद इस वजह से बड़ी मैडम यानी कि रेशमा ठाकरे के दिल में पनपती नफरत, जो नहीं चाहती थी कि मानो का भी कोई अंश इस दुनिया में आए, वही इस समय अचानक से उनका सेठी विला में आना मानो को खटक रहा था। लेकिन अभी भी वह शांत था। तभी उसकी नजरें अपने सामने वाले रूम के डोर पर गई, जहां विला की ही एक नौकरानी अपने हाथों में एक नाश्ते की प्लेट को पकड़े उस रूम के अंदर जाने की तैयारी कर रही थी, जिसे देख मानो अपने लंबे कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक कड़क आवाज में बोला, रुको। ग्रेट मास्टर, वो साहिबा ने नाश्ता भेजा है, अंदर वो लड़की। मानो की आवाज सुनते ही वो औरत डर से कांपते हुए बस इतना ही कह पाई थी कि तभी उसके हाथ से नाश्ते से भरी प्लेट को लेते हुए मानो ने कहा, जाओ यहां से। उस औरत ने बस अपने सिर को हल्का झुकाया और वहां से तुरंत नीचे उतर आई। तभी मानो ने एक नजर प्लेट के ऊपर डाला और दूसरे ही पल सामने रूम के तरफ, जिसके अंदर काव्या कैद थी, उसके अंदर चला गया था। तो उधर दूसरी तरफ कमरे के भीतर मानो को अंदर आते देख काव्या तुरंत बेड से उठती हुई बैठ गई। तभी उसके सामने मानो भी खाने की प्लेट रखते हुए कुछ कहता, उससे पहले ही गुस्से से चिल्लाती हुई काव्या बोली, मुझे नहीं खाना, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे यहाँ का एक निवाला नहीं खाऊंगी, मुझे बस घर जाना है। घर? किसके घर जाना है? बीवी, शायद तुम भूल रही हो, कल हमारी शादी हुई थी और आज से यही तुम्हारा घर है, आज से यही। मानव सेठी अभी इसके आगे कुछ कहता, उससे पहले ही उसके पॉकेट में रखा उसका फोन बज उठा था।
फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख मानो थोड़ा झुझलाते हुए अपना फोन उठाया, लेकिन फोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बातों को सुनते ही उसका चेहरा अचानक से उस काले बादल की तरह बदलने लगा था जो किसी मूसलाधार बारिश के होने का संकेत देता हो। तो वही उसके चेहरे को गुस्से से काला पड़ता देख काव्या भी अब खुद में सिमटने लगी थी। तभी मानो भी गुस्से से चीखते हुए बोला, मानो सेठी की अदालत में सिर्फ मौत मिलती है, उसे इस बात का अंदाजा पहले से ही होना चाहिए था। इतना कहते हुए उसने अपना फोन रूम में ही एक तरफ पटक दिया जो टुकड़ों में होकर बिखर गया था। तो वही काव्या भी उसके गुस्से को देख अंदर तक कांप उठी थी। साथ ही अब मानो की गुस्से में खा जाने वाली नजरों को खुद के ऊपर देख काव्या अपने पूरे शरीर को एक गठरी की तरह गूंथते हुए बोली, मैं एक मॉडल हूँ, मैं ये पराठे नहीं खा सकती। जहाँ अभी काव्या ने इतना ही कहा था कि तभी मानो अपने पैर को उठाते हुए बेड पर उसके बगल में रख दिया। साथ ही अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को दबाते हुए दूसरे हाथ में पकड़े पराठे को उसके मुंह में ठूंसते हुए बोला, यहाँ मेरी मर्जी चलती है, मानो सेठी की मर्जी। यहाँ हवाएं भी अपना रुख बदलने से पहले मेरी इजाजत लेती हैं। आगे से ध्यान रहे, तुम कोई मॉडल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानो सेठी की बीवी हो और मैं कोई बात दोबारा नहीं कहता। मानो को इस तरह से चीखते साथ ही उसके बर्ताव को देख काव्या की आंखें छलक पड़ी थी, लेकिन मानो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। तभी काव्या के मुंह में ठुसा हुआ पराठा भी अब नीचे गिर पड़ा था। साथ ही अपने छलकते आंसुओं को साफ करते हुए हल्की धीमी आवाज में बोली, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, फिर मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन मानो उसके सवालों का जवाब दिए बिना ही वहां से बाहर निकल गया था। एक अंधेरी जगह जिसमें एक तरफ पट्टे में बंधा वाइटी जिसकी गरज से वो पूरा जगह कांप रहा था। तभी वहां कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनते ही वाइटी अपनी जगह पर शांत बैठ गया था, जिसका मतलब साफ था कि उन कदमों की आहट में मानो सेठी भी शामिल है, जिसे बिना देखे वाइटी पहचान चुका था। तभी उस अंधेरी जगह में चारों तरफ रोशनी फैल गई, जिसके फैलते ही उस जगह के कोने कोने का अंधेरा गायब हो चुका था। जहां बीच में बैठे एक सोफे पर मानव सेठी को देख वाइटी अभी अपनी पूंछ ही हिला रहा था कि तभी उसे कुछ और कदमों की आहट सुनाई दी। मानव सेठी का बॉडीगार्ड जेम्स अपनी कमर में दबाए एक अधमरे इंसान को लाते हुए मानव सेठी के कदमों के पास पटक दिया, जिसकी अभी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे वो फटे कपड़ों से बहते खून को देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे उसे काफी बुरी तरह से मारा गया हो। तभी मानो भी उसके सिर पर अपने पैर रखते हुए बोला, साहिल गोयल, 2 साल तक कुत्ते की तरह मेरी वफादारी करने वाला, आज इसकी ये हालत। राव का पुराना नौकर सामंत गोयल का इकलौता वारिस, जब उसे ये पता चलेगा कि उसके बेटे के साथ साथ उसके सीक्रेट मिशन की भी चिता जल चुकी है, उस वक्त उस बुढ़े के ऊपर क्या गुजरेगी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।